चंपारण मूवमेंट के बाद गांधी जी पूरे देश में फेमस हो जाते हैं और इसके बाद ब्रिटिशर बैकफुट पर आ जाते हैं। कांग्रेस के लीडर इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे क्योंकि इसमें फुल इंडिपेंडेंस की मांग ही नहीं हो रही थी। आप यह सोचिए कि 1928 तक भारत में फुल इंडिपेंडेंस की मांग ही नहीं उठ रही है। गांधी जी एक आंदोलन करते हैं और यह आंदोलन इतना बड़ा था कि पूरे देश से करीबन 1 लाख क्रांतिकारियों को अंग्रेज अरेस्ट करते हैं और गांधी जी को भी अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन इनको जेल में नहीं डालते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि भारत के कुछ डिमांड को पूरा करो। इधर नेताजी जापान की मदद से ब्रिटिशर पर अटैक कर देते हैं। आज़ादी सीरीज का पार्ट 2 है, इसलिए पहले वाली वीडियो का रिकैप कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 1857 के रिवॉल्ट में बहादुर शाह जफर, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने खूब विरोध किया और ब्रिटिशर से कई जंग भी लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रांतिकारी मारे जाते हैं और कुछ को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है और 1858 में ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश राज आते ही अंग्रेज एक प्रेस एक्ट पास करते हैं और प्रेस पर अपना पूरा कंट्रोल ले लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। और इधर 1885 में A.O. हुम इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कर देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में भारत में को एक नेशनल पार्टी मिलती है जिससे भारत का आज़ादी का मूवमेंट आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं, जिससे वहां पर खूब विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। लेकिन लाला लाजपत राय और भी जो कांग्रेस के लीडर थे मिलकर बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट ला देते हैं, जिससे अंग्रेजों को खूब दिक्कत होता है और 1911 में अंग्रेज बंगाल का विभाजन रद्द कर देते हैं। फिर गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी चंपारण जाकर किसानों की समस्या के लिए सत्याग्रह करते हैं और अंग्रेजों को इनके सामने झुकना पड़ता है। अंत में अंग्रेज किसानों से इंडिगो की खेती के लिए फोर्स नहीं करते हैं। देखिए 1917 के चंपारण में सत्याग्रह के बाद गांधी जी भारत में एक अलग पहचान बना रहे थे। चंपारण के बाद गांधी जी 1918 में गुजरात के खेड़ा में जाते हैं। वहाँ पर अंग्रेज टैक्सेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, अप्रॉक्स 20 से 25% टैक्स इंक्रीज कर दिए थे। और 1918 में सूखा पड़ने के कारण जो फसल थी वो सही से नहीं हुआ था, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इससे जो वहाँ किसान थे टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे और अंग्रेज इसके लिए मान नहीं रहे थे। तब गांधी जी वहाँ पर भी सत्याग्रह करते हैं, यानी अंग्रेज कितना भी मार पीट ले और कितना भी नियम बना ले, लेकिन उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता था। इसके बाद अंग्रेज हार मान जाते हैं और आम लोगों की जीत होती है और अंग्रेज जो थे टैक्सेस को कम कर देते हैं। अब इससे अंग्रेज परेशान हो जाते हैं और वो जस्टिस सिडनी रॉवेल्ट को कहते हैं कि अब इसे आप ही देखिए। तो जस्टिस सिडनी रॉवेल्ट 18 मार्च 1919 को एक एक्ट लाता है जिसे हम लोग रॉवेल्ट एक्ट कहते हैं। इसमें यह था कि कोई भी भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएगा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी भारतीय पर शक होगा तो वो उसे अरेस्ट कर सकती है और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई अरेस्ट वारंट इशू नहीं करेगा और ना ही आप अपने लिए कोई वकील कर सकते हैं और अरेस्ट होने के बाद आपको 2 साल की जेल हो जाएगा। जैसे यह रूल आता है कांग्रेस के लीडर नाराज होने लगते हैं। गांधी जी भी नाराज होते हैं क्योंकि यह पूरी तरीके से मनमानी हो रही थी। इसके बाद गांधी जी सत्याग्रह करने लगते हैं। इसमें आम लोग भी शामिल हो रहे थे और पंजाब में भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। अब ब्रिटिशर इस सत्याग्रह को रोकने के लिए जितने भी लीडर थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी को भी अरेस्ट कर देते हैं और पंजाब में 2 लीडर थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे लोगों में काफी गुस्सा आता है और यह लोग डिसाइड करते हैं कि 13 अप्रैल को वैसाखी है और उसी दिन मेला है और हम लोग उसी में बात करेंगे। तो एक जगह रहता है जलियांवाला बाग, यहाँ पर लोग वैसाखी मनाने आते थे हर साल की तरह। इस बार भी वहीं पर जाना था उन लोग को और काफी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, करीबन 10,000 से 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे यह बात जनरल डायर को पता चलता है, वो एक दिन पहले ही मार्शियल लॉ पूरे पंजाब में लगा देता है, लेकिन लोगों को यह बात पता नहीं चल पाता है और सेम प्लान के मुताबिक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं। जब यह बात जनरल डायर को पता चलता है कि मार्शियल लॉ अप्लाई होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में पहुंचे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फोर्स के साथ जलियांवाला बाग पहुंच जाता है और जो एकमात्र गेट आने जाने के लिए जलियांवाला बाग का था उसको ब्लॉक करता है और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट करवा देता है। इस फायरिंग में 400 से 1500 लोग मारे जाते हैं और करीबन 1200 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था और अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि जनरल डायर को उसके पोस्ट से हटा देते हैं और उस पर इंक्वायरी बैठा देते हैं और इसके बाद गांधी जी भी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं क्योंकि वो हिंसा नहीं चाह रहे थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद पूरे देश में ब्रिटिशर के खिलाफ लोगों के बीच बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर
इन्हें 1915 में ब्रिटिशर द नाइटहुड की उपाधि दी थी, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर लौटा देते हैं। इसके बाद गांधी जी एक और मूवमेंट लाने के बारे में सोचते हैं। देखिए, गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लोगों के बीच जो गुस्सा था उसका बहुत अच्छे से उन्होंने फायदा उठाया। इसके बाद गांधी जी भी एक और मूवमेंट लाने के बारे में सोचते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यह अब तक का सबसे बड़ा मूवमेंट था। इसमें हिंदू, मुस्लिम और भी सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे थे। यह एक ऐसा मूवमेंट था जो पूरे देश को जोड़ने का काम किया। यह मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तब रूल यह था कि हम ब्रिटिशर के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, यानी उनके बनाए गए स्कूल में नहीं जाएंगे, उनके कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम लोग किसी भी तरह का हिंसा नहीं करेंगे और स्वराज की मांग करेंगे, यानी सेल्फ गवर्नेंस। देखिए, यहाँ पर अभी भी फुल इंडिपेंडेंस की मांग नहीं हो रही थी। जैसे यह मूवमेंट स्टार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग शामिल होने लगते हैं। लोग ब्रिटिशर के बनाए स्कूल में नहीं जाते हैं, जॉब छोड़ने लगते हैं और उनके कपड़े नहीं खरीदते हैं, जिससे ब्रिटिशर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे यह मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, ब्रिटिशर को काफ़ी दिक्कत होने लगती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था, तो 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक जगह रहता है चौरी चौरा, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तभी एक ब्रिटिश ऑफिसर रहता है, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है। तो प्रोटेस्टर भी पत्थर चलाने लगते हैं। इधर से लाठीचार्ज हो रही थी, इधर से पत्थर चल रहे थे। इसी तरह मामला बढ़ता जा रहा था और गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में घुसकर आग लगा देती है। इसमें 23 पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। इसके बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं और 6 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। इतना बड़ा मूवमेंट के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तब कुछ यंग क्रांतिकारी दूसरा तरीका अपनाने के बारे में सोचते हैं। इनका मानना यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शांति से नहीं मानेगा, इसलिए 1923 में एक पार्टी बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड करते हैं और नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और अपने तरीके से आज़ादी का डिमांड करने लगते हैं। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी ऑपरेट करने के लिए इन्हें चाहिए था पैसा, ताकि हथियार खरीद सके और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। तभी इन्हें खबर मिलता है कि एक ट्रेन है जो जिसमें पैसा भरा है और ये सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने खजाने में जमा करेगी। और इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं ट्रेन को लूटने के लिए, और काकोरी एक जगह रहता है, वहाँ पर जाते हैं और ट्रेन का चैन खींचते हैं और पैसा लूट लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पागलों की तरह इनके पीछे पड़ जाती है और कुछ क्रांतिकारियों को पकड़ लेती है और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पकड़ था इंडिया पर कमज़ोर होता जा रहा था। तमाम मूवमेंट हो रहे थे। अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो जाती है और एक ब्रिटिश ऑफिसर रहता है जॉन साइमन, इसको बुलाती है और कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको अपडेट करिए, यानी इसको रिफॉर्म करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अपडेट करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है। अब भारतीय गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे लिए आप रूल बना रहे हैं और हमसे ही नहीं पूछ रहे हैं, हमें ही नहीं शामिल कर रहे हैं। और जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका काफ़ी विरोध देखने को मिलता है। यह विरोध इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिशर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड विरकेनहेड ने भारतीय लीडरों को चैलेंज करते हुए कहता है कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना लेते। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भी जितनी भी सारी पार्टियां थी साथ आती हैं और एक कमेटी बनाती है, जिसका हेड रहते हैं मोतीलाल नेहरू। इस कमेटी का काम यह था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करे और डिमांड रखे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और लखनऊ सेशन में जब ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इनकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये जैसे ही रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो पार्टीज थी इसमें साफ नाराजगी सामने आने लगती है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन ऑफ इंडिया की मांग की गई थी, जिससे कांग्रेस की यंग लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो रहे थे, क्योंकि यह लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर, क्योंकि मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो और कांग्रेस ये नहीं चाहता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला बात थी, ये आगे जाकर इतना बड़ा हुआ कि पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। इधर यह सब हो रहा था, उधर 30 अगस्त 1928 के दिन लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे। तभी वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को बहुत चोट आती है, इतना ज्यादा कि 17 नवंबर 1928 के दिन
वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन शहीद होने से पहले कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आज मुझ पर जो प्रहार हुए हैं वे भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होंगे। और होता भी ऐसा ही है। इनकी डेथ के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर और जो भारतीय लोग थे काफी गुस्से में थे, खासकर एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस लीडर। इसके बाद भगत सिंह प्लान बनाते हैं एसपी जेम्स स्कॉट को मारने के लिए। यह वही ऑफिसर था जो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। यह लोग एसपी जेम्स स्कॉट को मारने जाते तो हैं, लेकिन गलती से या फिर पहचान नहीं पाते हैं सही से, एक दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको ढूंढने लगती है, लेकिन इन्हें ढूंढ नहीं पाती है। तो यह लोग सरेंडर करने का प्लान बनाते हैं और असेंबली में सरेंडर कर देते हैं, ताकि ये जो मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें यानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 24 मार्च 1931 के दिन फांसी की सजा सुनाती है। इधर कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है 19 दिसंबर 1929 के दिन। और इसी सेशन में एक अच्छी बात होती है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और मॉडरेट लीडर एक साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, यानी फुल इंडिपेंडेंस। कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि आने वाला 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इधर गांधी जी देखते हैं कि ब्रिटिशर नमक पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लेते हैं और भारतीयों को नमक भी उत्पादन नहीं करने देते हैं। तो गांधी जी एक अच्छा मौका देखते हैं पूरे भारत को एक साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि नमक हर घर की जरूरत है। इसलिए गांधी जी साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह का योजना बनाते हैं। तो 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी साबरमती से नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और 5 अप्रैल 1930 के दिन यह नमक सत्याग्रह पूरा होता है। यह सत्याग्रह बहुत बड़े लेवल पर होता है। इसमें बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब शामिल होते हैं। इसी सत्याग्रह को रोकने के लिए ब्रिटिशर कई लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं और 5 मई 1930 के दिन गांधी जी को भी गिरफ्तार करते हैं। इसके बाद भी मूवमेंट चल रहा था। द ब्रिटिश ऑफिसर वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक मीटिंग होता है, जिसमें ब्रिटिशर गांधी जी की सारी बातें मानते हैं और भारतीयों को भी नमक प्रोडक्शन का इजाजत मिल जाता है। इसके बाद गांधी जी मूवमेंट को बंद कर देते हैं। जैसे यह मूवमेंट बंद होता है, कुछ दिन बाद 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह जी को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। इसके बाद साल आता है 1939। सितंबर में वर्ल्ड वार पूरी दुनिया में स्टार्ट हो जाता है। अब यह ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे और वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो बिना किसी भारतीय लीडर से पूछे डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिटिशर के साथ है इस वर्ल्ड वार में। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बहुत गुस्सा होते हैं। इधर सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से आजादी के लिए लोगों को जोड़ रहे थे। इसके लिए यह पार्टी भी बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन इन्हें 1940 में अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ये जेल में जाते हैं तो यह भूख हड़ताल करते हैं, तबीयत बिगड़ने के कारण फिर इन्हें घर में ही इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। इसके बाद यह वहाँ से किसी तरह निकल कर अफगानिस्तान, यूएसआर होते हुए जर्मनी जाते हैं और हिटलर से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें जो भारतीय प्रिजनर हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सैनिक हैं वो हमें दे दीजिए और हम आपके साथ हैं। हिटलर मान जाता है। इसके बाद नेताजी जापान होते हुए अंडमान एंड निकोबार आते हैं। इधर गांधी जी इंडिया में फुल और फाइनल मूवमेंट करने का प्लान करते हैं और इसके लिए इन्होंने एक स्लोगन भी दिया, डू और डाई, यानी करो या फिर मर जाओ। और 8 अगस्त 1942 के दिन फाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और गांधी जी अपना स्पीच खत्म करते हैं, तभी ब्रिटिशर कुछ ही घंटे के अंदर कांग्रेस के लगभग सभी लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं। गांधी जी को भी अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन्हें जेल में नहीं डालते हैं क्योंकि इन्हें डर था कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं और न बढ़ जाए। इस मूवमेंट में करीबन 1000 लोग शहीद हो जाते हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर गिरफ्तार करते हैं। यह मूवमेंट इतना बड़ा था कि वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर वर्ल्ड प्रेशर बन रहा था। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कहते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह था। सारे इंडियन लीडर को अरेस्ट करने के बाद पब्लिक बहुत गुस्से में थी और जहां ब्रिटिशर दिखते थे वहां मारना तोड़ना स्टार्ट कर देती थी। इधर इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल ही रहा था। उधर सुभाष चंद्र बोस जापान और अपने बनाए आजाद हिंद फौज के हेल्प से 13 दिसंबर 1943 के दिन अंडमान एंड निकोबार में इंडियन फ्लैग फहराते हैं। इसके बाद आजाद हिंद फौज म्यांमार के रास्ते इंडिया में एंटर करने लगती है। तभी अनफॉर्चुनेटली नेताजी एक प्लेन क्रैश में शहीद हो जाते हैं और जापान पर न्यूक्लियर वेपन गिरने के कारण वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद आजाद हिंद फौज के पास ऐसा कोई लीडर था ही नहीं जो इस आर्मी को लीड कर सके और आजाद हिंद फोर्स ब्रिटिशर के सामने सरेंडर कर देती है क्योंकि इन्हें कोई फूड सप्लाई मिल ही नहीं रहा था। ये कमजोर होते जा रहे थे। इधर वर्ल्ड में इंडिया को लेकर बातें चलने लगी तो उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं आर रूजवेल्ट। वो चर्चिल से कहते हैं इंडिया के कुछ डिमांड को पूरा करो। इसके बाद ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
इटली या लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए कहते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जितना रोक सकते हो रोकना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फाइनली 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिल जाती है इस स्पीच के साथ। But very substantially, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.